सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? बढ़िया हैं? ओके. सो गाइस, पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं. देखिए, आप सब लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा यूपीएससी में स्कोर करने के लिए. आप जो है आज के सेशन के बाद थोड़ा रियलाइज कर पाएंगे. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको किस डायरेक्शन में कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है. ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? और आपको मालूम होगा यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है. आपको जीएस पेपर 6 एंड 7 आपके ऑप्शनल पे बेस्ड होता है. तो कौन सा ऑप्शनल लिया जाए, क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, और उन ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर किया जाए, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम प्रतीक त्रिपाठी. आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली. आई एम एमटेक फ्रॉम एनआईटी. आई एम मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम डीयू. आई एम मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड आई एम चार्टर्ड इकोनॉमिस्ट एज वेल. Okay. I've been training and guiding students like you from past 14 years. ठीक है. And I'm co-founder of Plutus IAS as well. Okay. So, first of all, as you know, that now I'm going to discuss about economics, right? If I talk about economics, and let me take you back to 2004. Okay. So, in 2004, economics was not that relevant subject. Hardly 4 or 5 questions came in your prelims. Prelims में 4-5 क्वेश्चन आते थे इकोनॉमिक्स से. ठीक है. तो उस टाइम का ट्रेंड था, ज्यादातर लोग अलग अलग ऑप्शनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें लेते थे और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे. कमिंग बैक 2019 से 2024, now 19 to 22 questions come in your prelims from economics. आपके पेपर में प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 22, 23, 19 मिनिमम, इतने तो आपके इकोनॉमिक्स से आएंगे ही आएंगे. इसके अलावा देयर इज वन मोर एग्जाम. हेलो राबिया. देयर इज वन मोर एग्जाम दैट इज कॉल्ड सीसैट. आपको प्रीलिम्स और सीसैट दोनों देने होते हैं. सीसैट एंड प्रीलिम्स आपके क्वालिफाइंग एग्जाम है. मतलब जब आप उन्हें क्वालिफाई करोगे तब आप जीएस के पेपर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे. मेंस उसके बाद ही दे पाएंगे. ठीक है. और पहले वैसे आपका सीसैट का पेपर चेक होता है. पेपर आप पहले प्रीलिम्स का दोगे, उसी दिन सीसैट का भी दोगे बाद में, सेकंड मीटिंग में. लेकिन जब पेपर चेक किया जाएगा तो पहले सीसैट का चेक किया जाएगा. जब आपने सीसैट का क्वालिफाई कर लिया है तब आपका प्रीलिम्स का चेक होगा. ठीक है. एनीवे, सो सीसैट में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से. यानी 22 टू 25 क्वेश्चंस आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स से आते हैं. अब अगर 22 टू 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये मैंने आपको क्या बताया, लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड. मैंने आपको 20 साल पहले का भी बताया था, उसमें इकोनॉमिक्स इतना रेलेवेंट ही नहीं था. हाँ ऑब्वियसली. ठीक है. इसका मतलब यूपीएससी के अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज इंक्रीजिंग. हाँ, दैट्स व्हाई यूपीएससी इज गिविंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स सेक्शन. यस और नो? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? सी गाइस, आज हम किसी भी नेशन को देख लें, हाउ विल यू डिसाइड दैट वेदर अ नेशन इज पावरफुल नेशन और नॉट? उसका सीधा सा क्राइटेरिया है, वो इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग नेशन है. राइट? If a nation is economically very strong, then you call it a superpower. Take the example of US. Yes or no? तो आज कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डिसाइड करती है कि वो कंट्री, वो नेशन कितना पावरफुल है या कितना वीक है. इट इज टोटली डिसाइडेड बाय द इकोनॉमी ऑफ दैट नेशन. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ये गवर्निंग या डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो नेशन वर्ल्ड वाइड कितना पावरफुल है, तो इसीलिए इकोनॉमी
इतना ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हैं, आपको चीजें एडमिनिस्टर करनी है, तो आपके पास साउंड नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमी की, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अंदर, राइट? दैट्स व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी इज गिविंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सेकंड थिंग, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मोर एंड मोर एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे आ रहे हैं, यानी फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। दिस ईयर 2024 7 questions were asked from finance section. In your prelims 7 questions came from finance. अब finance तो आपके कोर्स में भी नहीं है, आप सिलेबस देखिए, आपके कोर्स में फाइनेंस है नहीं, लेकिन फाइनेंस आपकी इंडियन इकोनॉमी तो है ना सिलेबस में, इंडियन इकोनॉमी में तो आता है, तो इसलिए यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ रहा है। लास्ट ईयर 2023 में 5 क्वेश्चंस पूछे थे, इस साल 7 क्वेश्चन पूछे। स्टॉक मार्केट के भी पैरामीटर पूछे हैं, बीटा इंडेक्स वगैरह। तो ये यूपीएससी क्या कर रहा है, और जितना भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, यहां भी दिल्ली में भी मार्केट में जो पॉपुलर बुक्स भी हैं, किसी में भी फाइनेंस सेक्शन नहीं दे रखा है इतना, और 7 क्वेश्चंस पूछ लिए फाइनेंस से। यस और नो? तो ये तो वरीसम हो गया, दिस इज अ थिंग टू वरी अबाउट। कैसे कैसे हो पाएगा? हाँ, इसीलिए लोगों को इतना टफ लगता है इकोनॉमिक्स। आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे, अगर वो सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको बताएगा कि सारी चीजें हो जाती हैं, पॉलिटी भी हो जाती है लक्ष्मीकांत पढ़ के, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हम लोग मगअप कर लेते हैं, रट लेते हैं। हेलो डियर, प्लीज कम इन। हिस्ट्री ज्योग्राफी हम रट लेते हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को 5-6 बार पढ़ लिया तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं हो पाती। आप पूछोगे क्यों नहीं हो पाती, तो कहेंगे उसका कोई सिलेबस ही नहीं है, और जो सिलेबस है उससे तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो प्रॉपरली उसको कवर कर रही हो मार्केट में। रिनोन्ड बुक्स जो है, जैसे पीएसआईआर के लिए सबको मालूम है लक्ष्मीकांत है, पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स का आपका चल जाएगा काम। पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक नहीं, कोई कहेगा रमेश सिंह, कोई कहेगा ये वो, पर किसी में भी जो है पूरी चीजें दी नहीं रखी है, तो फिर क्या किया जाए? और इतना रेलेवेंट है कि 19 to 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर इसको कैसे कोप अप करें, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। अच्छा, ये तो अभी मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की बात करी और सीसैट की बात करी। थोड़ा सा आगे आते हैं मेंस में। आप जब मेंस में आएंगे तो इन योर मेंस 9 पेपर्स होते हैं मेंस में, 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जब वो क्वालिफाई करोगे तो बाकी 7 पेपर चेक करे जाएंगे, जो आपके नंबर्स आएंगे वो इन 7 पेपर्स पर ही आएंगे। हर सब पेपर 250 मार्क्स का होता है, सो 250 इंटू 7 1750, 1750 मार्क्स का आपका मेंस होता है। मेंस में आपका जीएस पेपर 3 250 मार्क्स का पेपर है, इसमें 150 से 180 मार्क्स और कभी कभी 200 मार्क्स का इकोनॉमिक्स आता है। बाकी भी चीजें हैं इसमें, साइंस एंड टेक है, इकोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। पेपर टोटल 250 मार्क्स का है, जिसमें कि 150 से 180 तक इकोनॉमिक्स ही है सिर्फ। अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, तो यहाँ पे भी रेलेवेंस आ गया इसका। एक आपका ऐसे पेपर होता है मेंस में, जानते होंगे, 2 ऐसे लिखने होते हैं आपको, 125 मार्क्स का एक ऐसे होता है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है पेपर, सेक्शन ए सेक्शन बी, 4 ऑप्शन होते हैं सेक्शन ए में, उसमें से एक चूज करके ऐसे लिखो, यही सेक्शन बी में भी है, 4 मिलेंगे, एक ऐसे लिखो। 125 मार्क्स का एक ऐसे, टोटल 250। एवरी ईयर 1 ऐसे इज ऑलवेज फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन। तो आप कह सकते हो ठीक है सर, मैं तो छोड़ दूंगा, इकोनॉमिक्स का नहीं लिखूंगा, ऐसे बहुत से ऑप्शन है। हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिलोसफी से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड भी एसेज होते हैं, पर आप एक बात समझिए, एक बड़ा लेमैन एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं।
कि मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, ठीक है, और ऐसे था विमेन एम्पावरमेंट पे, राइट, आपने वैसे लिखा, आपने बहुत अच्छा लिखा, यू वर फॉर इट कि हाँ विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, ठीक, आपने अच्छा से ऐसे लिख के आए, आपकी कॉपी गई किसी प्रोफेसर के पास, वो थोड़ा कंजर्वेटिव थिंकिंग के हैं, उनको लगता है 65 प्लस है, उनको लगता है कि ऑलरेडी अ लॉट हैज बीन डन इन द नेम ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, नाउ इट इज हैम्परिंग द एम्पावरमेंट ऑफ मेन, सो इट शुड बी रिड्यूस्ड, ये उनकी थिंकिंग है। वो आप कैसे पढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है आपको अच्छे नंबर देंगे? ये तो सब्जेक्टिव हो गया, हर किसी की सोच अलग होती है, ये सोच लो। आप किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे लिख रहे हो, आप मान लीजिए लेफ्टिस्ट हो, तो आप जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे ऐसे लिखोगे वो लेफ्टिस्ट विचारधारा का ही होगा, वही आपकी मेंटेलिटी है, तो आप वही लिखोगे। आप बहुत अच्छा लिख दीजिए, वैलिड पॉइंट्स लिखिए, सब लिखिए आप। मेरे पास कॉपी आई, मान लीजिए मैं राइटिस्ट हूं, जस्ट एन एग्जांपल, मैं हूं नहीं, बता रहा हूं, मैं राइटिस्ट हूं, मैं आपको अच्छे नंबर दूंगा, मैं तो फ्रस्ट्रेट होऊंगा आपका ऐसे पढ़ करके। ये तो बड़ा सब्जेक्टिव हो गया, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, तो ये तो रिस्क हो गया। लेकिन अगर आप किसी भी टेक्निकल टॉपिक जैसे कि इकोनॉमिक्स पे आप ऐसे लिख रहे हैं, इन्फ्लेशन तो आप सब लोग जानते होंगे, महंगाई, राइट, तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आप अपने ऐसे में इन्फ्लेशन लिखोगे ना, तो कोई किसी भी विचारधारा का वो मोर और लेस एग्री करेगा ना कि हाँ इन्फ्लेशन है, क्योंकि आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो, वो तो कोई नहीं डिनाई कर सकता, राइट। उसमें तो सब्जेक्टिविटी का प्रश्न ही हट जाता है, द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिविटी इज रिमूव्ड बिकॉज यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स। अगर आप इकोनॉमिकल टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं तो हमेशा आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं रिलेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में, समझ रहे हैं? तो 125 का ये हो गया। उसके बाद आता है आपका पेपर 6 एंड 7, जीएस पेपर 6 एंड 7, जिसको कि मैं ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 बोल रहा हूं। ये दोनों मिलाकर के 500 मार्क्स होते हैं। 500 अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया तो 500 ये हो गया इकोनॉमिक्स का, 125 625 और 180 ले लीजिए या 150 ले लीजिए, तो आपका 805 आउट ऑफ 1750, 805 मार्क्स का तो इकोनॉमिक्स ही आ गया सीधा सीधा, ठीक है, अगर आपने ऑप्शनल लिया इकोनॉमिक्स तो मतलब 45 to 48% तो आपका इकोनॉमिक्स ही हो गया, सिर्फ एक सब्जेक्ट जो आपके जीएस के 7 पेपर्स में से 48% या नियरली 50% कवर करे ले रहा है। यानी अगर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो 50% प्रिपरेशन हो गई मेरी जीएस की। अब बात आती है लेकिन हम लें क्यों इकोनॉमिक्स ऑप्शनल? पहली चीज तो आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लें या ना लें, पर इकोनॉमिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप यूपीएससी दे रहे हैं। आपके प्रीलिम्स में इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, सी सेट में आएंगे, आपका जीएस पेपर 3 में आएगा, ऐसे में भी आएगा, और मैंने अभी करंट अफेयर्स की तो बात ही नहीं करी। 45% ऑफ द करंट अफेयर्स आपके इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं। आप ना लीजिए ऑप्शनल, ये तो आप तब भी हैंडल करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस भी तो बेस्ड होते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस पे, उसका भी पेपर है, वो भी आपको देना होगा। तो आप यूपीएससी लेकर के इकोनॉमिक्स से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते अभी तक जो हमने देखा। और इकोनॉमिक्स रिलेटिवली टफ सब्जेक्ट है, उसका कोई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है, इसीलिए लोगों का वो पेपर खराब हो जाता है, इसीलिए वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। एक बहुत बड़ा रीजन लोगों के ना सिलेक्ट होने का इकोनॉमिक्स है। ओ सच अ बैड थिंग। लेकिन जरा हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस क्या है। समझिएगा, पेपर 1 का जो सिलेबस है, 2 पेपर होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ये है माइक्रो
माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी, बैंकिंग एंड फिनेंस, जिससे भर भर के क्वेश्चन आने लगे हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ऑल, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जरा इसका रेलेवेंस देखिए, रेलेवेंस लिख दिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। इसका अगर आप रेलेवेंस देखें प्रीलिम्स के हिसाब से, प्रीलिम्स और जीएस के हिसाब से, माय डियर, मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फिनेंस, अभी मैंने बताया था 7 क्वेश्चंस फिनेंस से आते हैं, इस बार आए थे, ठीक है, और मनी और बैंकिंग से भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, यानी आपके प्रीलिम्स में 8 to 10 क्वेश्चंस तो इसी पोर्शन से आते हैं। जो आपके कंटेम्प्रेरीज होंगे वो पढ़ेंगे मार्केट में अवेलेबल बुक्स, जो कि 12th लेवल तक है, प्रीलिम्स 12th लेवल तक का होता है, क्लास 12 तक का। ऑप्शनल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक होता है, 100% ग्रेजुएशन, 65% पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी ऑप्शनल लेंगे, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आप किसी टॉपिक को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ रहे हैं और कोई और उस टॉपिक को 12th लेवल तक पढ़ रहा है, किसमें ज्यादा डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग होगी, किसके ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके कि उसके? आपके। आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे हो उस चीज को, कितनी डेप्थ में जाके पढ़ रहे हो? आप फिनेंस यहां पढ़ोगे जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, आप अपना सिलेबस देखिएगा प्रीलिम्स का, जीएस का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वहां पे बड़ा मेजर पोर्शन है, 3-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से। आप यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ोगे तो वो भी कवर हो गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इनके क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में आते हैं इकोनॉमिक्स में। आप इसको यहाँ इतनी डेप्थ में पढ़ोगे, और जब आप इतनी डेप्थ में पढ़ोगे और आप जीएस में आंसर लिखोगे तो आपके आंसर्स में कितनी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आप इमेजिन कर सकते हो, उसके कंपैरिजन में जिसने सब्जेक्ट को 12th लेवल तक पढ़ा है। तो किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे जीएस में, आपको कि उसको? आपको मिलेंगे, ठीक है। ये तो मैंने पेपर 1 की बात करी। डियर, आपका जो पेपर 2 है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, वो है इंडियन इकोनॉमी है, हाँ, और आपका जीएस का सिलेबस भी इंडियन इकोनॉमी है, यानी इंडियन इकोनॉमी जो आपका जीएस का सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसको आप यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक एकदम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, आप सारी रीडिंग्स वगैरह सब देखेंगे, यहां पर पूरा का पूरा जीएस आपका कवर हो गया। इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जो कि पूरा जीएस कवर कर देता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ये तो बात हुई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेना कितना रेलेवेंट हो सकता है, आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है पूरे के पूरे यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए। आपके इंटरव्यू में भी 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही पूछे जाएंगे, और जब आप इकोनॉमिक्स को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पढ़ के गए हो तो कुछ भी पूछ ले। यानी कि मैं आपको जो तरीका सजेस्ट कर रहा हूं, तरीका क्या है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो यूपीएससी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आप उसी से दोस्ती कर लो। जो आपका सबसे बड़ा एनिमी है, आप उसी को अपना फ्रेंड बना लो, लीजिए प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। जिससे सब डरते हैं, अगर वो चीज आपको अच्छे से आती है तो बाकी चीजें तो आपके लिए बड़ी इजी हो गई। 50% तो प्रिपरेशन ऐसे ही हो गई, 22 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के हो गए, सीसेट के हो गए, इंटरव्यू की तैयारी हो गई, करंट अफेयर्स 45% प्रिपेयर हो गया। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी हो, जो आपको इतना ज्यादा हेल्प देगा पूरे यूपीएससी में जो इकोनॉमिक्स दे देगा। लेकिन सर इकोनॉमिक्स तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है, किसने कहा? अरे सर लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बड़ा कठिन सब्जेक्ट। जो लोग कहते हैं उन्होंने लिया है कभी इकोनॉमिक्स? ये तो वही बात हो गई, आपने कोई डिश खाई नहीं और आप उस डिश की बुराई करने लगो। उन्होंने खुद नहीं पढ़ा तो आपको बता रहे टफ है। बिना मूवी देखे आप कैसे बताओगे अच्छी है कि बुरी है? तो कॉमन सेंस की बात है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को जो लोग टफ कहते हैं, मैं आपको एक डेटा दे देता हूं,
स्ट्राइक रेट करके यूपीएससी की वेबसाइट में एक चीज आप देखेंगे, वो आपको बताता है कि जो लोग ऑप्शनल लेते हैं, 24 ऑप्शनल्स हैं ओवरऑल यूपीएससी में, तो हर ऑप्शनल में परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन क्या है। यू विल बी सरप्राइज टू नो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। यानी जो सारे ऑप्शनल से अगर मैं कंपेयर करूं तो रैंक करोगे ना कि इसके इतने होते हैं, इसके इतने सिलेक्ट होते हैं, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड नंबर पे इकोनॉमिक्स आता है। इतने ज्यादा सिलेक्शन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बच्चे देते हैं। क्यों? इतने रीजन तो मैंने आपको बता दिया कितना रेलेवेंस है इस वजह से। अभी आपको अब बाकी चीजें बताता हूं। और इकोनॉमिक्स के ऊपर कौन है? 14.2% जो डेटा है उस हिसाब से अभी का डेटा, ये इको से सिलेक्शन रेट है। 14.6% फिजिक्स का है। इकोनॉमिक्स के ऊपर बस फिजिक्स है, दोनों ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स आपको बाकी किसी भी चीज में हेल्प नहीं करेगा, ये करेगा पूरे पेपर में जो मैंने आपको बताया। सर इतना अच्छा। और आप जो पॉपुलर सब्जेक्ट उनका स्ट्राइक रेट जानते हैं? ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है लेस देन 3%, डबल डिजिट भी नहीं है। जो भी आपके पॉपुलर सब्जेक्ट है 1%, 1.8%, 2.4% ऐसे उनका सिलेक्शन रेट है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इकोनॉमिक्स का इतना ज्यादा, उनका इतना कम क्यों? जबकि लोग इससे डरते हैं, उनको सब लेते हैं, फिर भी उसमें नहीं हो रहा है सिलेक्शन और इसमें इतना हो रहा है, ऐसा क्यों? उस नहीं डियर, ये परसेंटेज है। परसेंटेज तो टोटल में से निकलेगा ना, इसीलिए ये परसेंटेज है। परसेंटेज तो टोटल में से निकलेगा। ये तो और टफ चीज हो गई, हाँ कि ना? ठीक है। कारण है उसका, बहुत सिंपल सा कारण है। आपके जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री की बात कर लेता हूं। फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत 1526, यस और नो, जानते हैं ना? खैर, अगर इस पे आंसर लिखने को आ गया तो सब एक ही चीज तो लिखोगे, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत 1526 फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। अब क्या एक्स्ट्रा लिख दोगे? आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा। जो आपके पास कंटेंट है वही सबके पास है। मोर और लेस आप सब एवरेज आंसर्स लिख करके आओगे। और यूपीएससी में एवरेज मार्क्स जानते कितने होते हैं? 10 में से 3, 3.5 ऐसे नंबर मिलेंगे आपको। तो आप 500 में से 180, 190, 200 ला पाओगे। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना, 50% 500 का कितना होता है? 250। ये लाना बहुत कठिन बात है। इसके लिए आपको 20 किताबें पढ़नी पड़ेंगी ऑप्शनल की, चाहे वो सोशल तो कोई भी सब्जेक्ट हो। 250 लाना बहुत कठिन है, 250 कोई भी ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट हो। वेयरएज मेरे स्टूडेंट हर साल देते हैं, इस बार भी रिजल्ट आया मेंस का तो उसमें अच्छा किया है, अभी इंटरव्यू बाकी है। तो हर साल इकोनॉमिक्स से मेरे में इतने सिलेक्शन क्यों जाते हैं? सर कारण है, कारण ये है कि इकोनॉमिक्स में 300 प्लस आउट ऑफ 500 यानी मोर देन 60% लाना बहुत इजी है। क्यों इजी है? यहां पर आपको बॉम्बास्टिक लैंग्वेज नहीं यूज करनी। आपकी वोकैब अच्छी हो बुरी हो फर्क ही नहीं पड़ता। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखने हैं, उसका कर्व वगैरह होता है वो बना दो, काम खत्म, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैथ्स में 2 + 3 5 होता है ना, तो यही लिखोगे ना, उसको थोड़ी ना चेंज कर दोगे। तो यहाँ पे लॉजिकल होता है, इसीलिए फिजिक्स में भी इतना ज्यादा हाई सिलेक्शन रेट था। समझ रहे बात को? 300 प्लस, यहाँ 250 प्लस लाना या 250 लाना टफ है, यहाँ 300 प्लस लाना बहुत ही डूएबल जॉब है, वेरी इजी। समझिए आप मेरी बात को, ये आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे, आपको मालूम है, अगर आप ओवरऑल 50 to 54% या ऐसे ले लीजिए, 52% to 54% अगर आपके आ गए मेंस में 1750 में, तो आपकी AIR 1 आ जाएगी, ऑल इंडिया रैंक 1। जो टॉपर होते हैं उनके 54% होते हैं मार्क्स, 53 भी होते हैं कभी कभी। 1750 का आधा कितना होता है? अभी मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मेंस की बात कर रहा हूँ। 875 आधा होता है, यानी 900 के आसपास अगर तुम ले आए तो तुम्हें AIR 1 हो गया। 53 to 54% इज AIR 1। और डियर इकोनॉमिक्स तो आपको 60% ऐसे ही दिए दे रहा है यहाँ पे।
समझे। और ये इकोनॉमिक्स आपका पीछे का पूरा सिलेबस भी कवर करे दे रहा है। एक सब्जेक्ट पढ़ने से नियरली 50% यूपीएससी की मैंने तैयारी कर डाली, और वो सब्जेक्ट मेरे लिए इतना स्कोरिंग है। सर इसमें तो न्यूमेरिकल्स भी आते होंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं आते? इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल है, बिना मैथ्स के इकोनॉमिक्स नहीं होता, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो वो मैथ्स का पोर्शन जो इकोनॉमिक्स का है, जिसको हम इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं, वो हट गया, वो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। तो हमारे पास तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट बचे बस, और कॉन्सेप्ट तो बस समझने होते हैं, रटने नहीं होते। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप अपनी लैंग्वेज टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिख देंगे तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। बात समझ में आई? समझे? ये बेनिफिट हो गया, न्यूमेरिकल्स नहीं है। और समझिए, जब मैथ्स का पोर्शन हट जाता है इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ा कॉन्स्ट्रेंड हो जाता है। मतलब यूपीएससी जो है ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता सर? अगर उसने कठिन क्वेश्चन पूछ लिया इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल में, तो उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स लगाने पड़ेंगे, और मैथमेटिक्स तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो यूपीएससी मजबूर है, वो आपसे आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, वही सेट क्वेश्चंस पूछता है। इसीलिए 50% ऑफ द ऑप्शनल पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स रेपिटेटिव होता है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो रिपीट होते रहते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती रहती है, रेपिटेटिव होता है। यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और मेरे साथ आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मैं मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ाऊंगा, सैटरडे में आपका टेस्ट होगा, पेपर मैं बनाता हूं, चेक भी मैं करता हूं, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं हूं, मेरी राइटिंग से ही पहचान जाओगे, आपको फीडबैक दूंगा उसमें। तो आप लिखने का तरीका भी सीख जाएंगे कि कैसे आंसर को लिखना है, इंट्रो क्या होता है, बॉडी क्या होती है, बॉडी किस किस पार्ट में डिवाइड होती है, कंक्लूड कैसे किया जाता है, सारी चीजें आपको भी सीखनी है। इकोनॉमिक्स में बहुत इजी है सीखना रिलेटिव टू अदर सब्जेक्ट्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो है, आप जब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का आपका पेपर जाएगा ना, तो वो भी आपका पेपर ध्यान से चेक करेगा कि अच्छा ये पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, तो इतना हाई सिलेक्शन रेट है इसका। और ये आपको पूरे यूपीएससी में ओवरऑल मदद करता है। तो मैं आपसे कहूंगा आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लीजिए। आप अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लोगे तो आपका जीएस प्रिपेयर हो गया, प्रीलिम्स प्रिपेयर हो गया, 1/3 प्रीलिम्स हो गया, जीएस 50% प्रिपेयर हो गया, आपके इकोनॉमिक अफेयर्स यानी करंट अफेयर्स का पोर्शन प्रिपेयर हो गया, इंटरव्यू में जो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाने वो प्रिपेयर हो गया, ऐसे एक आपका प्रिपेयर हो गया। और क्या लोगे? कौन सा सब्जेक्ट इतना दे देगा? प्लस इसमें सिलेक्शन रेट इतना ज्यादा है, इसमें नंबर इतने ज्यादा मिलते हैं। आप जो भी मेहनत किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में करोगे, अगर उतनी ही मेहनत आपने इकोनॉमिक्स में कर ली, तो इकोनॉमिक्स कैन डू वंडर्स फॉर यू। आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप एक आईएएस ऑफिसर होगे, आईएएस, आईएफएस, व्हाटएवर जो भी आप बनना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ना 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 डियर, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में कोई भी फैक्चुअल डेटा नहीं है, वो जीएस की इकोनॉमिक्स में फैक्चुअल होता है। क्यों फैक्चुअल होता है? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है पढ़ना क्या है, इसलिए फैक्ट्स को रट लेते हैं। या ऐसा कुछ भी नहीं है, या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरीज है, और उनके जो है ग्राफ्स है। और जब आप वो पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे, अच्छा ये तो ऐसे अप्लाई हो रहा था वहां पे। आपको फैक्ट्स नहीं रटने हैं कि इस डेट पे ये पास हुआ, ये बिल हुआ, ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको, ये है ही नहीं हमारे सिलेबस में ही नहीं है। यही बात। और अगर कुछ फैक्चुअल होगा तो यूपीएससी उस चीज को आपको लिख के देगा कि इस डेट में ये पास हुआ। वो आपका ये देखना चाहता है कि आपका एप्लीकेशन कैसा है, कि आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो। तो डेटा वो आपको खुद दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि फिर ये ऑब्जर्व किया गया तो इसमें कौन सा फिनोमेना दिख रहा है, या ये ऐसा कैसे है। फैक्ट्स तो वो आपको खुद मेंशन करके देगा। गेटिंग माय पॉइंट? आप पूछिए, जिसको जो भी डाउट है पूछिए मुझसे। कॉन्सेप्ट्स देखिए टोटल कितने मैंने आपको बताया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे।
इनमें ग्राफ्स भी हैं। ग्राफ्स कोई कठिन चीज होती है? आपको ग्राफ से डर लगता है? डर लगता है आपको? देखिए, हम लोग को हमेशा डर उस चीज से लगता है जो चीज हमने सही से ना की हो। जब हम कोई चीज सीख जाते हैं, जब आपको एबीसीडी नहीं आती थी तो आपको एबीसीडी से भी डर लगता होगा बचपन में, टीचर पूछेगी मारेगी। एक बार आप एबीसीडी सीख गए, अब आपको डर लगता है एबीसीडी से। और आप रटते हो, इसलिए आपको ये लगता है कि कितना ज्यादा है, क्योंकि आप रट रहे हो। अगर आप कोई चीज समझ रहे हो तो उसमें क्वांटिटी से फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप समझ रहे हो। मेरा मोडस ऑपरेंडा यही है कि मैं आपको चीजों को समझाता हूं, आप कॉन्सेप्ट समझोगे। नोट्स मैं आपको खुद से लिखवाता हूं, मैं पीपीटी की रीड नहीं करता हूं। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं, मैं यहाँ पे ऐसे ही बोर्ड पे काम करूंगा, प्लस आपको नोट्स डिक्टेट करूंगा। ठीक है? मेरी बुक्स हैं जो मैंने खुद लिखी हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की, वो आपको मिलेंगी। नाम वाम सब है, प्रतीक त्रिपाठी है। ठीक है? मैं उन बुक्स का ऑथर हूँ, आप उनसे पढ़ सकते हो, आपको स्टडी मटेरियल में साथ में मिलेगा। ठीक है? प्लस मैंने नोट्स आपको लिखवाए, प्लस आपको समझाया, प्लस मैं आपको हैंडआउट्स भी दूंगा। अगर किसी टॉपिक में आपको और मन है रेफरेंस वगैरह देखने का तो हैंडआउट्स दूंगा, मोर देन इनफ। मार्केट से एक भी किताब, एक भी चीज नहीं खरीदनी है। फिनिश हो गया यहीं पे। आपने 20% ऊपर प्रिपेयर कर लिया यूपीएससी जो पूछता है उससे। ठीक है? क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं आपको ऐसा करवा दूंगा कि ट्रस्ट मी, आपको जो है यूपीएससी से इकोनॉमिक्स का डर खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर आपने इकोनॉमिक्स को कॉन्कर कर लिया तो यूपीएससी इज अ डूएबल थिंग। फिर वो डिस्टेंट ड्रीम नहीं रहेगा, वो वेरी मच रियलिटी में आपको कन्वर्ट होता दिखेगा। ठीक है? तो हम लोग नया बैच, हाँ और किसी को कुछ पूछना हो? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं इस मंथ के एंड में, और जैन में भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है, आप लोग इनसे बात कर लेना। मेरे साथ चाहना तो वन, और अब तो मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ, एक बार और भी आया था, आप लोगों से शायद मिला था। हाँ, तो मैं आ रहा हूँ, या फिर वो मुझसे बात करवा देंगे आपकी फोन में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लीजिए, तैयारी शुरू करिए। कब है आपका टारगेट ईयर? 26 की 25? 25 है? तो तुरंत लीजिए, क्योंकि इसको लेते ही आपका जीएस अपने आप प्रिपेयर हो जाता है, प्रीलिम्स का अपने आप हो जाता है। ठीक है? तो आप इस पे सोचिएगा और इसको लीजिए। अगर आप करने को तैयार हो तो मैं एज अ फ्रेंड, आई वोंट बी योर टीचर, आई विल बी योर फ्रेंड, योर गाइड, योर मेंटोर, योर कोच। प्लेयर आप हो, परफॉर्म आपको करना है फील्ड में जाके, लेकिन मैं आपको एज अ कोच पूरी तरीके से, वन ऑन वन जरूरत पड़ी तो वैसे भी हर तरीके से आपके साथ खड़ा रहूंगा। अपनी मेरी पर्सनल ईमेल आईडी आपको मिलेगी। आई एम वेरी मच अप्रोचेबल, मैं अपने सारे मेल्स रिवर्ट करता हूँ। हाँ, मैं बिजी बहुत ज्यादा रहता हूँ, अलग बात है, पर आप लोगों के लिए हमेशा टाइम रहेगा। और जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, ऐसा नहीं कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो टाटा, नहीं। आप हमेशा मुझसे कनेक्ट रह सकते हो, इस साल, अगले साल, या आगे उसके अगले साल। जब भी आप क्वालिफाई कर रहे हो या जब तक आप ट्राई कर रहे हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग ज्वाइन करिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। ठीक है? आपकी यूपीएससी की जर्नी बहुत इजी हो जाएगी और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। 50% से ज्यादा बड़ी गारंटी है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करवाने की, कोई और सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके, बाय 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 बाय।
You are currently the only person in this conference. Hello, hello. Yes, I hope now it's fine. Okay, so before starting, we'll have little bit introduction of yours also and mine also. So first of all, myself Vivek Raj, and I used to take public administration optional, and along with that, I also take the polity, governance, and social justice. Right. So as you are aware of that our agenda is to discuss why to choose public administration as the optional subject. Okay, so and as far as my journey is concerned, so I have attempted UPSC myself 6 times. Okay, and out of that, 4 interviews I have appeared in case of UPSC with the public administration optional, and
when this journey was going on. So over a period of time, it was felt that there is need to do something else also, because there may be chances that UPSC may not be the destination, right? So I did masters in public administration, coming from the engineering background, and post that I qualified UGC NET and the JRF in the public administration, and then I did PhD in the public administration. Okay, so this is all about me, and I'm associated with Plutus IS since 4 years now. Okay, so now it's about you. What is your status? Like you are in this particular class, I believe, because you are in a state of like where you have not decided which optional particularly you should be choosing. Okay, or you are particularly having interest in public administration. What is the case? You are in a position where you are not aware of what to take. Okay, ठीक है. So please your introduction, your name, and the graduation subject. That is what particularly I'm concerned of. Medical subjects. So graduation completed. Okay, you. Biotechnology. Okay. Okay. So UP Saharanpur. Then how come Chandigarh? Why not Delhi? Okay. So any particular reason you are not in Delhi? Like why parents are suggesting this? Due to the pollution? Okay, okay, okay. Perfect reason. Reason is good actually, because we are facing that. What about you? Subjects? BBA, you are saying BBA. Okay. Yeah, yeah, yeah. So BBA, medical, and your biotechnology. And what was your physics, chemistry, mathematics? Okay. So first of all, like we will be talking about what is public administration. Then accordingly you can fit yourself if you can, right? Like this is the nature of particular subject. If you believe that I'm the kind of person uh, where this particular subject will be suiting, then obviously you can think that way. Okay. So basically, like you are coming from the physics chemistry background, right? So there are chances that you will be altogether going for the physics or the chemistry. Okay, then obviously we are not having any thing to talk about, right? Because बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं that they will be choosing the a particular optional which will be belonging to their graduation subject if it is possible. For example, me, I am the mechanical engineer. Okay, so when I graduated, so I was also having this particular question in my mind, which optional to choose. So definitely the first answer was, or the option was in front of me, was the mechanical engineering, that I may go for the mechanical engineering, right? But the problem that I realized, that if I will be going with the mechanical engineering, then there will be two issues particularly. One is the vastness of the syllabus. Okay, too much like bulky syllabus will be there for the mechanical engineering. Okay, and the other one, it was not having any overlap with the GS. तो मतलब उसको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा एंड उस पर अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, तो टू रीजन. सो डेफिनेटली आई डिसाइडेड कि अब वो तो नहीं लेना है. नाउ आई वॉज हैविंग सम ऑप्शंस, लाइक द ऑप्शंस वी आर हैविंग. तो डेफिनेटली अब हम क्या चूज करेंगे? एक ऐसा ह्यूमैनिटी, जब मुझे अपना सब्जेक्ट लेना ही नहीं है तो मैं एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करूंगा जो सबसे ज्यादा ओवरलैप करेगा, जो थोड़ा इजी होगा एंड थोड़ा मेरे इंटरेस्ट से मैच करेगा एंड टाइमली कंप्लीट किया जा सकता होगा. ओके, एंड थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आई मेंशन, बट यहाँ पे इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so basically, coming from the engineering background, and also the kind of ideas and the kind of principles that I follow in my life were related to the public administration. What kind of principles? I am a kind of very organized person, I believe, at least. If
like others not, right? So I believe I'm very organized person. If you will be looking into my home or my study room, so it will be very organized. And I believe in, you know, the very perfect kind of information, the perfect kind of communication without any here and there like that. Okay. So I started सर्चिंग ऑन कि ऐसा ऑप्शनल कौन सा हो सकता है जो कि मुझे ऐसा होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो मैनेजमेंट या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट के पास अगेन मैनेजमेंट के साथ देयर वाज अ प्रॉब्लम कि वहाँ पे देयर विल बी सम मैनेजरियल थ्योरीज एंड द कॉन्सेप्ट्स जो मुझे नहीं पता हो सकते, एंड इट विल बी लेस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, राइट? तो अब मेरे पास बचा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन आई स्टडीड द, वी कैन से, सिलेबस, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है? Then I got to know that public administration is something which is having the managerial aspect also, and definitely it is having so much related to the government, and we can say everything is related to the government, ठीक है? So here I chooses the public administration. Okay, now, so this is my way ki like how I resulted into choosing this particular optional. अब मैं आपको बताऊंगा what is there in this particular optional, because I have myself prepared and I have taught and all those things, research also, ठीक है? So basically, the public administration is consisting of two words, that is public and the administration. Okay, so here the public stands for the government. Okay, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे भी, public administration, right? So I mentioned two words. So here the public stands for the government I mentioned, okay? And the administration stands for to take care, or we can say to look after, ठीक है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्ड, दिस गवर्नमेंट, टू टेक केयर फॉर और टू लुक आफ्टर, ठीक है? तो मतलब कि सिंपल मीनिंग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग विच इज प्रोवाइडिंग फॉर दैट गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल और द गवर्नमेंट टू केयर फॉर द पीपल, ठीक है? नाउ दिस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव टर्म कि गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल. तो हाउ द गवर्नमेंट इज लुकिंग आफ्टर द पीपल? Government is constructing the roads, government is constructing the hospitals, the schools, the transportation facilities and like that, ठीक है? तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ रही है, कुछ स्कीम्स लेके आएंगी, फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत, फॉर एग्जांपल सर्व शिक्षा अभियान एंड एक्स वाई दैट, ठीक है? सो आई मीन टू से anything that government is doing is definitely for the welfare of the people, or it is caring for the people, or it is about the we can say looking after the people. आपकी लाइफ से कोई भी चीज रिलेटेड है, डेफिनेटली गवर्नमेंट इज डूइंग ऑलमोस्ट फॉर एवरीथिंग, राइट? So this is the meaning of public administration, government to look after the people. So we can definitely conclude here based on this particular idea that anything that the government is doing for the public will be coming under the definition of public administration. Public administration, anything government that is doing to look after the people or care for the people is something coming under the public administration, ठीक है? तो ये तो हो गया इसका मीनिंग. नाउ when the government is trying to serve people in any aspect for that matter, be it providing quality education, quality healthcare facilities, quality transportation facilities, government कुछ भी कर रही है, that is called as public administration. Okay, but we are very much aware of कि when government will be trying to provide all these facilities to the people, तो government will not be successful all the time. गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लीकेजेस होंगे, करप्शन होंगे, डिलेज होंगे, राइट? सो वो सारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट फेस करेगी. ओके, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
we will be having certain public administration theorists, okay, or the thinkers. तो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स का काम क्या होगा? दे विल बी सजेस्टिंग देयर आइडियाज कि आप सर्विस डिलीवरी लोगों तक कैसे अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हो, हाउ यू कैन मेक द पॉलिसी सो दैट लोगों तक पॉलिसी पहुंच रही है. आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, परफेक्ट कैसे हो सकती है सो दैट एवरीवन विल बी गेटिंग द क्वालिटी एजुकेशन एंड द सैड पर्पस विल बी सर्व. ठीक है, तो मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में वो तो हम समझ गए मीनिंग क्या है. तो अब आगे इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? बहुत सारे थिंकर्स के व्यूज पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15, और वो अपने अपने आइडियाज लेके आएंगे. मेरे हिसाब से आपको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए एंड ऐसे करना चाहिए तो लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट होगा. फॉर एग्जाम्पल एफ.डब्ल्यू. टेलर. ओके, टेलर केम अप विद द आइडिया ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ओके, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में उसने क्या बोला? दैट सपोज गवर्नमेंट में एक प्रॉब्लम है, दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग वेल, दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेल. वहां पे कॉम्प्लिसेंसी होती है, डिलेज आर देयर एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, राइट? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर सजेस्टेड द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ठीक है, उन साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ने उसने क्या सजेस्ट किया? दैट देयर शुड बी रिजिड काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट एनी एक्सेप्शंस, एंड there should be, we can say, strict implementation of laws, right? And उसको हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं कि टेलर इज टॉकिंग अबाउट ट्रीटिंग ह्यूमन बींग्स लाइक द मशीन. ठीक है, तो ट्रीटिंग ह्यूमन बींग्स लाइक द मशीन, तो ये हमारे टेलर के आइडिया है. ठीक है, अब हमने टेलर से कुछ सीख लिया, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने सबको बोल दिया, अपने एम्प्लॉयज को, दैट एवरीवन शुड बी कमिंग टू द ऑफिस exactly at 10 a.m. and they will be leaving office by 6 p.m. Okay, irrespective of anything. आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, वहां पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द टेलर. ठीक है, तो एंड आप डिले हो गए बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम और एनीथिंग, तो टेलर के हिसाब से देयर विल बी नो रिलैक्सेशन. सो दिस इज जस्ट वन प्रिंसिपल, जस्ट वन एग्जाम्पल कि हमें क्या पढ़ना होता है इसके अंदर. ठीक है, तो टेलर ने सजेस्ट किया अपने आइडियाज कि ऐसा होना चाहिए, तभी लोग मानेंगे, अदरवाइज लोग तो आएंगे काम चोरी करेंगे काम यहाँ आके. ठीक है, तो नाउ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पीपल केम. ये टेलर विल बी कमिंग अंडर द क्लासिकल थिंकर्स. ओके, तो टेलर के ऐसे व्यूज हैं. अब एल्टन मेयो आएंगे. एल्टन मेयो, ही इज डीलिंग विद द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच. एल्टन मेयो विल हाईलाइट दैट टेलर, यू आर नॉट राइट एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. आप ह्यूमन को ऐसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते. आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिकली कहीं फॉलो हो ही नहीं सकते. इफ यू आर डीलिंग विद द ह्यूमंस, तो इट इज वेरी नेचुरल कि महीने में 2-3 बार लोग लेट होंगे ऑफिस आने में. तो इफ यू रियली वांट टू ब्रिंग पीपल की आपके काम में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा. एंड इफ दे विल बी डिलेइंग फॉर 3 days 4 days, तो कुछ ना कुछ आपके पास ह्यूमन माइंड सेंसेस होने चाहिए so that you will be understanding people. ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने समझा कि ह्यूमन फैक्टर को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब हमने गवर्नमेंट में टेलर के आइडियाज भी ले लिए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी पढ़ ली. नाउ वी गॉट टू नो कि ठीक है, वो भी एक कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है एंड कहीं कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एक तो चीज हम ये पढ़ते हैं इसके अंदर कि ऐसे बहुत सारे 10-15 थिंकर्स आएंगे, वो अपने अपने आइडियाज देंगे. कई सारे ऐसे थिंकर्स होंगे विच विल बी टॉकिंग अबाउट द पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट. तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जब एम्प्लॉय आता है, तो व्हाई सम पीपल आर टू मच मोटिवेटेड टुवर्ड्स द वर्क. कुछ लोग होंगे जॉब के लिए बहुत ही मोटिवेटेड होंगे, दे विल बी रियली लविंग देयर वर्क. कुछ लोग होंगे वो बस मजबूरी में आ रहे होंगे. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, हाउ वी कैन encourage people to participate in the jobs, right? तो आई मीन टू से कि ऐसे बहुत सारे थिंकर्स होंगे और वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे. ओके, एंड उसके बाद we will be having certain organization types. Then we will be comparing the administration, Indian administration, with that of the American administration, the African administration and other countries. तो बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करेंगे. Then we will be learning some of the administrative techniques कि आपको कोई काम करना है तो suppose CPM, critical path method, and we have the PERT, performance इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. तो कुछ टेक्निक्स होंगी एक काम को अच्छे तरीके से करने के लिए.
ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। देन पेपर 2 जो होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट विल बी कंप्लीटली रिलेटेड टू द इंडियन पॉलिटी। तो आपका गवर्नेंस, सॉरी, द इंडियन पॉलिटी, तो जो जीएस वाला प्रीलिम्स या मेंस का पार्ट है वो पेपर 2 में आएगा। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली आएगा, एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी। तो लाइक दैट वी हैव द सिलेबस। ओके, अब थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे और आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी, व्हाट आई एम स्पीकिंग ऑन दैट। बताइए, यू गॉट द आइडिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो कैसा फील आ रहा है? यू विल बी थिंकिंग ऑफ टेकिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? नो? डर लग रहा है सुन के? क्या डर लग रहा है? बताइए ना, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि आपके व्यूज कैसे हैं। अच्छा, किसने कौन से आइडिया दिए? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो होती है। तो बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना नोशन चेंज कर लो, बट जस्ट बता रहा हूँ कि हमारे पास 10, 12 या 15 ब्रॉड थिंकर्स होंगे और उनकी आइडियोलॉजी होगी, उतना तो याद रखना पड़ेगा। और उस ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री की तरह नहीं होगा कि आपको एक एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है एंड वो कौन आया उसके बाद कौन आया, उतना नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। 10-15 है पूरे कोर्स में, बट 10-15 तो याद रखने पड़ेंगे। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ऐसे आप उनको लूज कर सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब एट ऑल द टाइम, जब भी आप मान लो पेपर 2 से इंडियन पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो पेपर 2 में, बट फिर भी आपको थिंकर को यूज करना पड़ेगा आपको वहां पे, कि किसके क्या व्यूज थे, तभी तो आपके थोड़ा वैल्यू ज्यादा होगी। सपोज एक बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट whenever the government of India is coming up with the plans and the policies, they are having certain limitations. Okay, they are facing some challenges like the corruption and the delays, all that. तो आप वो आंसर कहीं पे ये नहीं बोला जा रहा है आपको कि किसी थिंकर का नाम लिखिए या किसका स्टेटमेंट है ये, बट ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट जब भी स्कीम लेके आ रही है वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आप आंसर लिखोगे, सम एग्जांपल यू विल बी गिविंग कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हैज कम अप विद द आयुष्मान भारत, वहीं पे आप लिखोगे हियर वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। तो आपके आंसर में वैल्यू ऐड होगी, एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ ये चीज है एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग द थिंग्स। वो नहीं करोगे तो थोड़ा डेफिनेटली मार्क्स कम मिलेंगे। आपके क्या व्यूज हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कुछ जल्दी एंड डायरेक्टली मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा बता दिया है। ऐसे क्वेश्चन को डील करना चाहिए था पहले, तो आप थोड़ा डाइजेस्ट कर पाते। मैंने आपको कोर बता दिया है तो ठीक है। एनीवेज, तो डेफिनेटली वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। तो देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंस, तो डेफिनेटली जीएस पेपर 2 में हमारे पास पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस IRA है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, दैट विल बी कंप्लीटली गवर्नेंस तो कंप्लीटली आएगा, बट पॉलिटी विल बी लाइक, पॉलिटी मतलब 100% है, तो जितनी पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी वो पॉलिटी जो आपने जीएस में पढ़ी होगी सेम काम आएगी, सेम, ठीक है। तो वी कैन से कि 30% ऑफ द ओवरलैप विद द इंडियन पॉलिटी ऑफ जीएस पेपर 2। ओके, पॉइंट नंबर 1, पॉलिटी से ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली हमारे पास एक सिलेबस का पॉइंट है दैट इज द 4th एंड द 6th यूनिट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम वहाँ पे पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, व्हाट आर द पावर्स, एंड सेम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, पावर्स पढ़ेंगे, एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बारे में पढ़ेंगे, लाइक दैट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पढ़ेंगे। तो सेम चीज आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ोगे। तो 2 यूनिट तो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। एंड सेकेंड यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी एंड द फ्रेमवर्क। तो वो आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे और एनी बुक फॉर पॉलिटी, तो वहां पे यू विल बी गेटिंग कि डायरेक्टली सेकेंड यूनिट आप पूरी लक्ष्मीकांत से होगी, क्योंकि वहां पे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजंस, सब कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो सेकंड यूनिट में होगा। तो 3 यूनिट डायरेक्टली रिलेट ठीक करेंगी। देन उसके बाद गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नेंस
गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि लाइक इफ गवर्नमेंट विल बी फॉर्मुलेटिंग एनी पॉलिसी, तो उस पॉलिसी में क्या होगा, इट विल बी हैविंग प्रॉब्लम कि इट इज नॉट रीचिंग टू द पीपल इफेक्टिवली, वहां पे लीकेजेस एंड अदर प्रॉब्लम्स आर देयर। तो हेयर कम्स द गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट फेल हो रही है तो गवर्नेंस आएगा, और गवर्नेंस मेक श्योर करेगा कि लोगों को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है, टाइम पे भी मिल रही हैं और अच्छे तरीके से मिल रही हैं, ये है गवर्नेंस। तो सेम ही मीनिंग तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी बता रहा था आपको। तो ऑटोमेटिकली द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स विल बी हैविंग ऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गवर्नेंस, और इनफैक्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी जो बाकी को हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास थिंकर्स भी होंगे दिमाग में। तो आप जो आइडिया सजेस्ट करोगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ठीक करने के लिए, दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो गवर्नेंस तो कंप्लीटली ओवरलैप, ठीक है। नाउ द एथिक्स। आपसे एथिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एथिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे that you are the IAS officer in a particular district, and the communal rights are taking place in your district, ठीक है। एंड एट दैट, नहीं चलो ठीक है, उससे भी हम थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एंड दैट विल बी मोर कनेक्टेड ऑल्सो। यू आर द IAS ऑफिसर इन योर डिस्ट्रिक्ट, यू आर गोइंग टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, ठीक है, आप मीटिंग में जा रहे हैं, एंड मीटिंग इज समथिंग वेयर यू हैव टू बी प्रेजेंट, आपके बिना मीटिंग नहीं हो सकती, यू आर गोइंग टू हेड दैट मीटिंग। आप रास्ते में जा रहे थे, इन बिटवीन यू सॉ दैट एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, ओके, एंड अ पर्सन वाज severely injured and he was in the need of immediate hospitalization, ठीक है। अब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? What you will do, whether you will be taking that person to the hospital or you will be going to the meeting। मैंने पहले ही बोल दिया है, मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीटिंग विदाउट यू मीटिंग कैन नॉट टेक प्लेस। दिस इज द एथिक्स क्वेश्चन। आप क्या करोगे? अब मैं बताऊंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कैसे यूज होगी। वैसे बताओ क्या करोगे? इंजर्ड इंसान को हॉस्पिटल भेजोगे या मीटिंग के लिए जाओगे? कैसे? हम्म, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, डेफिनेटली यही आंसर है। सो मतलब वहां पे आपको इमोशनल नहीं होना है कि मीटिंग इंपॉर्टेंट है, मैं फोन करके बोल दूंगा कि मेरा रीजन ये है, एक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड इंसान था, मजबूरी में उधर जाना पड़ गया, ये सब नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो यही आंसर होगा डेफिनेटली कि यू आर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आप कोई वैसे इंसान थोड़ा ना हो कि बात अकेले हो, आप फोन करोगे कोई मानेगा नहीं आपकी बात, उसको लेके नहीं जाएगा। यू कैन अरेंज एनीथिंग फॉर हिम, ठीक है, तो आप उसको अरेंज कर दोगे, हॉस्पिटल चले जाओगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे नॉलेज मिलेगी? तो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम अंदर हमारे पास एक टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज के अंदर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। सो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, अनोनिमिटी, इंटीग्रिटी, एंड यू नो द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी टूवर्ड्स द वर्क एंड योरसेल्फ टूवर्ड्स द सोसाइटी, ये सब चीजें। तो वहां पे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कोई भी हो, IAS IPS IAS कोई भी ऑफिसर्स। तो वहां पे भी अंडरस्टैंड कि किस सिचुएशन में आपकी ड्यूटीज क्या हैं, where you will be, whether you will be conforming to the civil services conduct rules or you will be conforming to the code of ethics। तो वहां पे बेसिकली हम एक डिबेट पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट वर्सेस कोड ऑफ एथिक्स। तो सोचो अगर हम ये पढ़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट वर्सेस कोड ऑफ एथिक्स, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द बेटर इनसाइट कि कैसे काम करना चाहिए IAS ऑफिसर को, कैसे नहीं करना चाहिए। तो दैट वे वी कैन से कि इट विल बी हेल्पिंग टू मच इन केस ऑफ एथिक्स, ठीक है। एंड आपको एक चीज और बता सकते हैं दैट जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर होते हैं वो लोग एथिक्स भी पढ़ा रहे होते हैं, बट आई एम नॉट टीचिंग, मतलब अलग से, मतलब कर सकते हैं बट टाइम की कमी की वजह से, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज जब आपके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ द IAS ऑफिसर शुड बी फंक्शनिंग एंड व्हाट इज द कोड ऑफ एथिक्स, then definitely you can do that। तो ethics में काफी सारा overlap, or we can say all the ideas will be coming।
आप इनफैक्ट जब आप जीएस के लिए एथिक्स पढ़ोगे ना, तो आपके पास वहाँ पे होगी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आप आईएएस ऑफिसर थोड़ा ना बन जाओगे, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर सीखना पड़ेगा कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे काम करोगे, हाउ यू आर सपोज टू ट्रीट योर सबऑर्डिनेट्स, हाउ यू आर सपोज टू पास द ऑर्डर टू द पीपल, एक तरीका होगा। एंड सो वो सब तरीके जो होंगे वो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सीखते हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन आई वाज एंटरिंग इनटू द दिस प्रिपरेशन, so I was attending a particular seminar, just like you people, you can say that, but a small kind of seminar anyways. So there a particular IAS officer was there, okay, so he was just telling one thing, like it was related to the optional, not to the specific optional. So he mentioned a particular thing and I used to remember that all the time. What he was highlighting, कि आप जब भी कोई काम करने जा रहे हो अपने जीवन में, तो आपको बिल्कुल मेक श्योर करना चाहिए कि उस काम के बारे में सारी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सपोज टू क्लाइम टू द माउंट एवरेस्ट, तो आपको उसके बारे में गूगल करके या यूट्यूब के वीडियो देख के, आई मीन टू सी, या कुछ भी पढ़ाई करके, आई वांट टू कन्वे, आपको पूरा पता करना चाहिए कि आई एम प्लानिंग टू क्लाइम इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो वहाँ पे कितना वेदर होगा, सुबह टेम्परेचर कितना रहेगा, शाम को कितना रहेगा, एंड क्या एरिया, जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, यू शुड गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, जितना भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपने बहुत सारी रिसर्च कर ली, या कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो वी यूज टू प्लान लाइक हाउ वी विल बी डूइंग द थिंग्स एक्टिविटीज, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। एटलीस्ट नाम सुना होगा, बहुत पता रहेगा कि हाँ ठीक है, मैंने गूगल में देखा था, ये चीज दिखी थी, एंड यहाँ पे ऐसे हो रही है, यहाँ पे यहाँ का खाना टेस्टी एंड ऑल दैट, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली। नाउ इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एंटरिंग इनटू द इंडियन ब्यूरोक्रेसी, तो इफ एनीवन विल बी गोइंग थ्रू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको अंदर जाने से पहले पता चल जाएगा कि हाउ द आईएएस ऑफिसर्स एंड द सिविल सर्वेंट्स विल बी फंक्शनिंग, बिकॉज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग विच इज कंप्लीटली डीलिंग विद दैट। एंड जब आप ट्रेनिंग के लिए लभासना जाओगे, तो आपकी वहां पे क्लासेस होंगी, हिस्ट्री एंड द पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी, इन सब की वी हैव ना फाउंडेशनल कोर्स, मतलब कि एक फाउंडेशनल कोर्स होता है विच इज कॉल्ड एज द, वी कैन से द वेरी एंट्री लेवल कोर्स, वो अप्रोक्सीमेटली 16 वीक का होगा। वहां पे ऑल द आईएएस ऑफिसर, ऑल द आईपीएस ऑफिसर, सबकी कॉमन ट्रेनिंग होती है 3-4 महीने के लिए, ओके। एंड देयर इज अ पर्पस बिहाइंड, कि मतलब क्यों करा रहे हैं, एनीवेज। तो वहां पे इन सब की क्लासेस होंगी, जीएस में पॉलिटी और इस बेसिक लेवल की, आपको 3 महीने पढ़ना होगा ये सब चीजें, ठीक है। देन इसके बेसिस पे एग्जाम होते हैं। देन आपको एक चीज और पढ़ाई जाएगी, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग विच विल बी टेलिंग यू हाउ टू डील विद द जॉब। तो अदर रीजन इज कि ये वाला रीजन भी है, मतलब गवर्नेंस, एथिक्स एंड द, वी कैन से ऑल ऑफ दैट रिगार्डिंग द जॉब, ठीक है। तो इतना ओवरलैप तो ये है। उसके अलावा आई कैन शो यू द सिलेबस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। मतलब इट इज नॉट अबाउट कि आई एम कन्विंसिंग यू फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे मत सोचना, ठीक है। देन आफ्टर दैट, यस, हमारे पास 2 यूनिट हैं, एक का नाम है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप वो सिलेबस देखोगे, कंप्लीटली इट इज अबाउट द इकोनॉमिक्स। वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ऑडिटिंग, बजटिंग एंड ऑल दैट, वो सब 2 यूनिट में मेंशन होगा, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पेपर 2 की लास्ट यूनिट वी हैव द डिजास्टर मैनेजमेंट, तो पेपर 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट भी वहां पे भी है। तो यहाँ पे एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि अगर कोई कंफ्यूजन की स्टेज में है, सो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपके पास बहुत, मतलब कि यू विल गेट सो मच आइडिया अबाउट द सिलेबस, सो मच आइडिया। आपको सिलेबस, मतलब कि हमारे पास टाइम कम है, बट अदरवाइज मैं सिलेबस दिखा सकता हूँ आपको। एंड जीएस का आप पैरेलली खोल सकते हो अपने सामने, आप ऐसे खुद कर लेना अपने घर पे जाके, लाइक जीएस का सिलेबस देखना, चारों पेपर का 1 2 3 4, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस रखना।
आप बस टिक करना कितना है, यू योर सेल्फ विल फाइंड कि कितना है, मतलब बहुत सारी चीजें, देयर आर सो मच ऑफ ओवरलैप। तो ये सब चीजें। तो आपका क्वेश्चन तो एड्रेस हो चुका है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं? आप बताओ, अब कैसा लग रहा है? आप बताइए। एग्जाम में बेनिफिट, ठीक है। एग्जाम में मतलब कि जैसे अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, लाइक इट इज हैविंग ओवरलैप, तो उस हिसाब से तो हम बोल सकते हैं कि एग्जाम में काफी बेनिफिट होगा। तो जैसे मैं अपने वाले केस में बोल रहा था कि आई डिडेंट ऑप्टेड फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्योंकि बहुत बड़ा था। तो ऐसा देखा गया है कि लाइक those people who are having the lengthy optionals and those people are having the shorter optional, so there is significant difference between the two. For example, if we are comparing the public administration with the geography, then definitely there is a difference between the two, क्योंकि public administration is something that you can cover in 2 months, ठीक है। ज्योग्राफी आप कितना भी कर लो तो आप पढ़ नहीं पाओगे 3-4 महीने से पहले, मतलब कि कोर्स तो 4 महीने का होगा ऐसे मत देखो, बट रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ कि 2 महीने में किया जा सकता है। मतलब हमारे पास इफेक्टिवली प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम कितना होता है? वेरी लेस टाइम। अभी 25 मई को हमारा पेपर है प्रीलिम्स एंड 18 अगस्त को मेंस है, तो आप कैलकुलेट कर लो वहां पे कितना टाइम है। और कोई भी कितना भी पढ़ने वाला बच्चा होता है, आई हैव सीन अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली, मतलब वैसे तो अनसक्सेसफुली तो बहुत है, बट सक्सेसफुली इतने होंगे आराम से, ठीक है। लाइक सम और द अदर वे आई हैव मेट और द कनेक्टेड। तो उन सब में एक कॉमन चीज थी कि ऐसा कोई नहीं होता कि उसका प्रीलिम्स से पहले ही सारा तैयार कर लेगा, ऐसा कोई नहीं होता। वो जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तभी वो मेंस के बारे में अच्छी तरीके से सोच पाएगा, और वहां पे हैं सिर्फ 2 ही महीने। तो एक ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जो आपका उस टाइम पे रिवाइज हो जाए कंप्लीटली, अदरवाइज देयर मे बी ए प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमारे पास ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव द एंथ्रोपोलॉजी, वी हैव द फिलोसफी और द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक दो और हो सकते हैं। इन सब का सिलेबस बहुत छोटा है, एंथ्रो, फिलोसफी एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शनल है, तो मतलब वो इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंस होगा, तो ओवरलैप में मतलब आप जीएस पढ़ोगे तो इवेंचुअली यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो आपका एथिक्स या कुछ भी प्रिपेयर होता रहेगा, तो दैट वे वी कैन से कि इट इज इंपॉर्टेंट। But I should tell you, because as I mentioned, it is not about convincing you. Okay. So other fact, and this is the first fact that I'm adding now, which is associated with the problems of public administration. ठीक है, प्रॉब्लम तो है, ऐसा नहीं है, स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, राइट। सो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ोगे तो नहीं, ये दिस इज द पॉजिटिव थिंग, ओके, आई विल कम टू द प्रॉब्लम। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हम पढ़ेंगे दैट विल बी कनेक्टेड टू योर सेल्फ, कनेक्टेड टू योर डेली लाइफ, एंड इट विल बी रिलेटेड सम और द अदर वे टू यू। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टॉपिक में, दैट इज गारंटीड, दैट इज गारंटीड। आप खुद रिलेट करोगे कि यस हाँ इट इज समथिंग रिलेट टू मी, ओके। बट जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, तो दे विल नॉट बी दैट डायरेक्ट इन नेचर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है एंड द प्रोमिनेंट चैलेंज है कि आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपने उसको समझना है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू कैन राइट आंसर। बट लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आते बहुत बार, दिस इज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं, मतलब फॉर दैट स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड, जनरल टाइप का क्वेश्चन है, बट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, the public administration is reinventing itself all the time because it is contextual. Public administration or has to reinvent itself all the time because it is contextual. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? वेरी गुड,
डेफिनेटली यही जवाब है इसका। अब आपको ये चीज लिखना है। अब हम क्या बोल रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू री इन्वेंट इट सेल्फ बिकॉज इट इज कॉन्टेक्चुअल। तो हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्टेक्चुअल फॉर मी, बिकॉज मुझे क्लीन वाटर भी चाहिए, आई नीड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज भी चाहिए और हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, मुझे आज की डेट में ये सब चाहिए, ठीक है। एंड अब 2020 में कोविड आ गया, तो पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रोवाइडिंग सर्टेन थिंग्स टू मी, 10 चीजें प्रोवाइड करता था बस। अब 11वीं एक नई प्रॉब्लम आ गई है 2020 में, दैट इज द कोविड। नाउ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और द गवर्नमेंट इज सपोज टू हेल्प मी देयर ऑल्सो। अदरवाइज तो मतलब क्या रहा इस डेफिनेशन का, गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल। तो मतलब अब क्लाइमेट चेंज वाला इशू आ गया, तो गवर्नमेंट इज समथिंग विच इज अगेन सपोज टू हेल्प पीपल। टेररिज्म का इशू आ गया, गवर्नमेंट इज समथिंग दैट इज अगेन सपोज टू हेल्प पीपल। एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो हमारा 1991 में हुआ, तो वहां पे भी पहले हम क्या थे, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, अपने देश में ही जॉब करेंगे, यहीं पे रहेंगे। लेकिन जब एलपीजी आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, अब क्या करेंगे, मेरा मन कर रहा है मैं अमेरिका में जाके जॉब करूंगा। सो नाउ द गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोवाइड द स्मूथ सर्विसेज सो दैट मुझे वहां पे वीजा मिल जाए एंड मैं वहां पे सेटल होके आराम से जॉब कर सकूं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तभी अच्छा माना जाएगा जब मैं आराम से वहां जा सकता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूं, वहां पे कुछ प्रोसेस ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, अप्लाई कर रहा हूं 2 साल में रिप्लाई आ रहा है। सो दैट इज द फेलियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और द गवर्नेंस। तो क्वेश्चन कितना सिंपल था, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू री इन्वेंट इट सेल्फ बिकॉज इट इज कॉन्टेक्चुअल। तो अगर आपने उसको समझ लिया कि क्या मतलब है, इट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू, तो सोसाइटी में क्या होगा, एवरी टाइम चेंजेस विल बी टेकिंग प्लेस। अभी 5 साल बाद कुछ और ही होगा। अभी हमारे पास एआई आ गया है ना, एंड देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो गवर्नमेंट स्टैटिक तो नहीं हो सकती ना, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टैटिक तो नहीं हो सकता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, रिएक्टिव होना पड़ेगा, सो दैट जो भी इमर्जिंग चैलेंजेस है उनको टेक केयर कर पा रहा है। सो दैट वाज द मीनिंग। अब क्या करोगे आप, एग्जाम्पल के थ्रू इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन कर दोगे। सो दिस इज द थिंग। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे आपको एट द फर्स्ट प्लेस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट दिस क्वेश्चन वांट्स टू कन्वे, कि क्यों रीइन्वेंट करना पड़ रहा है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए हम नहीं बोल सकते ये चीज कि इट इज कॉन्टेक्चुअल एंड इट इज सपोज टू रीइन्वेंट, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोल सकते हैं। तो दिस इज द चैलेंज, एंड वो चैलेंज जो आप बोल रहे थे, डेफिनेटली दैट इज नॉट अ चैलेंज। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा, बट ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। बिकॉज ये चीज आप तब सीखोगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड सारी थ्योरीज को अंडरस्टैंड करके रिलेट करने की कोशिश करोगे, तभी आप लैंग्वेज तुरंत समझना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एंड अदर थिंग इज कि लैंग्वेज को ठीक करने के लिए यू नो देयर हैव बीन पीपल जो कि जब स्टार्टिंग में वो प्रिपरेशन करने आए थे तो वो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते थे। आई मीन टू से कि उनको समझ ही नहीं आता था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, दैट पुअर लेवल ऑफ इंग्लिश दे वर हैविंग, ठीक है। और वो आईएएस बन चुके हैं। आई एम हैविंग द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मतलब सुनी हुई बात नहीं है, आंखों से देखी हुई और परफेक्ट, लाइक बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये ठीक कैसे हुआ एंड हाउ पीपल गॉट इनटू द सर्विसेज, तो इन सब का एक ही रास्ता है। रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे एंड इतनी सारी एनसीईआरटी, इतनी सारी बुक्स पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली यू विल फॉल इन लाइन। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कैसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज कैसी होती है, एक स्टेटमेंट ऐसे बोला जा रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। ऑटोमेटिकली यू विल, बट आपको उसमें खोना पड़ेगा, आपको उसमें यू नीड टू डेल्व इनटू, तो आपको समझ में आने लग जाएगा ये सारी चीजें। तो मतलब इट इज नॉट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहे हो एंड पढ़ रहे हो, ठीक है। न्यूज़पेपर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड। आप सोच के देखिए हाउ अ पर्टिकुलर मैगजीन इज यू नो क्रिएटेड। कोई भी मैगजीन कैसे बनती है,
सपोज मैंने आपको काम दिया कि आप मैगजीन बनाया करो हर महीने, तो आप क्या करोगे? न्यूज़पेपर उठाओगे, ठीक है? एंड न्यूज़पेपर में जो भी आप एक ऐसे इंसान हो जिसने यूपीएससी दे रखा है कई बार, और आपको समझ है कि यूपीएससी में किस टाइप की न्यूज़ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तभी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या हो? ह्यूमन बीइंग। तो आप क्या करोगे? एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा अपने लिए प्रोसेस को ईज डाउन करने की कोशिश करोगे, एंड जहाँ पे आपका कंफर्ट होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये इजी हो सकता है, तो वो कोशिश आप करोगे ही करोगे, कुछ भी हो जाए। एंड एंड आप उस चीज़ को न्यूज़पेपर में थोड़ा समझ भी रहे हो, एंड देन यू आर टेकिंग द न्यूज़, एंड बच्चों के लिए आप थोड़ा एक ऐसे बना रहे हो हेडिंग वेडिंग डाल के, सो दैट बच्चे पढ़ें और इमीडिएटली समझ में आ जाए, बस ये करोगे, ठीक है? यहाँ पे वो इशू है कि लाइक एक तो जब आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो यू विल बी दैट पर्सन हु विल डिसाइड कि ये मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए हर कोई बोलता है कि व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस प्रिपरेशन, तो आपको आंख बंद करके कुछ काम नहीं करना। सबसे पहला काम करना है, यू शुड बी कंप्लीटली मेमोराइजिंग द सिलेबस। वंस यू विल बी मेमोराइजिंग द सिलेबस, तो क्या होगा, आपके सामने कोई भी न्यूज़ आएगी, कुछ भी दिखेगा कहीं पे भी, तो आप रिलेट कर पाओगे कि यार ये मेरे यूपीएससी सिलेबस की बात है, यहाँ पे कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था आईएएस ऑफिसर वाला, तो फॉर इंस्टेंस दिस काइंड ऑफ और एनी अदर काइंड ऑफ इंसिडेंट इज टेकिंग प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? तो आप वहाँ पे सोचोगे कि यार इतना बड़ा यूपीएससी का सिलेबस है, एंड यूपीएससी का सिलेबस सब कुछ जो है सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो एनी प्रॉब्लम दैट यू विल बी इनकाउंटरिंग एनीवेयर, तो आप उसको रिलेट करोगे कि इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे वी कैन से कि खालिस्तानी मूवमेंट इज देयर, तो उससे रिलेटेड आपने कोई न्यूज़ पढ़ी या कोई क्राइम के बारे में पढ़ा, तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ माई सिलेबस। तो उसको एज ए एग्जाम्पल यूज करोगे, इसको फिट करोगे, तो आपका ब्रेन खुद वर्क करेगा, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एंड प्रोसेस करेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। अगर आपके सामने प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आ गई और आप बस उसको अंडरलाइन करके पढ़ते जा रहे हो, तो आपके दिमाग में कोई लोड नहीं आ रहा है, बस उसको पढ़ना है एंड फिर भूलना है और बस। तो मतलब लेकिन फिर भी आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन एंड ऑल द पीपल कि वो न्यूज़पेपर हर कोई एफिशिएंटली पढ़ भी ले, ऐसा नहीं होता। एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा और वो फिर भी एग्जाम क्लियर कर दिया, ऐसा भी होता है। तो बेसिकली ऐसा कैसे हो पाता है? तो यू नो लाइक जस्ट 1 or 2% of the people are very smart. I don't know, but if you are falling in under that category, तो मतलब आप कर सकते हो, ठीक है? बट अल्टीमेट पर्पस तो यही है ना कि लाइक इफ एनीथिंग इज गोइंग अराउंड, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही है तो क्यों चल रही है, क्या रीजन है उसके, व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड सोल्यूशन, ऑल दैट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? तो इसलिए आई यूज टू सजेस्ट अ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि आपको करना क्या चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है? तो करना ये चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, बट नॉट इन द वे दैट यू विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर इंटायरली, और या आप काम की तरह आपको नहीं पढ़ना है उसको कि जितने आर्टिकल्स आए हैं उस 4-5 आर्टिकल 6 आर्टिकल सारे कवर करने हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट। नो, यू आर नॉट सपोज टू रीड लाइक दैट। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है लाइक द इंटरेस्ट एंड लाइक द पर्सन दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आप जैसे आपके फादर एंड मदर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आराम से बैठ जाते हैं, वो ठंडे दिमाग से पता करते हैं कि देखते हैं क्या क्या आज नया नया आया है एंड क्या चल रहा है। आपको बस वही करना है एंड एक दो आर्टिकल्स पढ़ने ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर इंटरेस्ट, बट इन एंड आउट, कि मतलब वो आर्टिकल के बारे में इजराइल एंड द पैलेस्टीन वाला इशू है तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और एक ही चीज पढ़ेंगे आज, बाकी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज कोई फायदा ही नहीं होगा पढ़ के। आई कैन गारंटी यू कि आप 10 आर्टिकल पढ़ोगे, एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बचेगा। तो आपका टास्क होना चाहिए, लेट्स से टुडे इज 14th of December, ठीक है? आज से आपने सोच लिया कि मैं एक न्यूज़पेपर में रोज एक नई चीज सीखूंगा, मतलब एक आर्टिकल पढ़ूंगा, बाकी फ्रंट पेज आप पढ़ लो जिससे आपको ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि क्या सिग्निफिकेंट न्यूज चल रही है। ओके, देन आप एडिटोरियल वाले पेज में जाओगे एंड यू विल बी पिकिंग अप
ओनली 2 आर्टिकल्स या एक भी कभी, बट उस आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से आइडिया समझेंगे कि व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे। अगर आपने ऐसे कर लिया ना, तो दैट इज 14th December 2025 यू विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन, क्योंकि आपके पास 365 इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको पता होंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको ऐसे पढ़ना है, जो मन कर रहा है। आज आपने सपोज आज पढ़ा, आपका 2-3 दिन तक मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन जब भी पढ़ेंगे एक इशू को बहुत अच्छे से समझेंगे, 2 इशू को समझेंगे, जितनी भी आपके पास टाइम होगा एंड कैपेबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो ये होगा। डेफिनेटली अदर क्वेश्चन कैन बी कि सर ये तो बड़ी कैजुअल अप्रोच है, इसमें तो हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूट जाएंगी, तो फिर हम कैसे सीखेंगे? देन द आंसर इज मैगजीन। कि आप न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़िए जहाँ पे आप एक्चुअली योर ब्रेन इज वर्किंग, यू आर लर्निंग, एंड जो कवर करने वाला होता है उसको हम 5-6 दिन एलोकेट करेंगे मंथ में, एंड वी विल बी रीडिंग द मैगजीन इन अ वेरी स्पीडी मैनर, तो सब कवर हो जाएगा। अब एग्जाम से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी पढ़ो, बट एग्जाम से पहले वो रिवीजन का प्लान जरूर होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ एनी मटेरियल। ओके, तो आप इन मिक्स को कैसे यूज करेंगे? तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे ना, तो यू विल बी हैविंग द पेन एंड कॉपी। ओके, तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट इजराइल एंड द पैलेस्टीन इशू, तो आप लिख दोगे वहां पे वाई द इजराइल एंड पैलेस्टीन इशू, कॉन्क्रीटली एक लाइन में आंसर लिखोगे, इस वजह से ये इशू हो रहा है। व्हाट इज द ऑन गोइंग इशू, आप अपने आप से ऐसा क्वेश्चन लिखोगे, उसका आंसर वहां पे फिल करोगे। यू जस्ट इमेजिन एग्जाम से पहले आपके पास ये है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू राइट आंसर्स, नो वन कैन स्टॉप यू, बट ऐसा कोई करता नहीं है, बस सुनता है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे मेंस में। यू कैन सी कि एवरी ईयर 12 to 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। सिर्फ 5 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्टैटिक होंगे, कोई रिलेशन नहीं होगा, बाकी स्टैटिक होंगे बट उनका करंट से रिलेशन जरूर होगा। तो न्यूज़पेपर से ये करना बहुत जरूरी है। एंड अगेन आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि आपको सिर्फ मेजर इश्यूज कवर करने हैं, इधर उधर वाले छोड़ दो, सारे छोड़ दो। व्हाट आर द मेजर इश्यूज नाउ व्हिच आर गोइंग ऑन nowadays in the country or elsewhere also? आजकल सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इशू क्या चल रहा है? एनवायरमेंटल इशू, पॉल्यूशन वाला बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस एक ही इशू है। अब एक महीने बाद जब कोई पूछेगा, बीइंग द यूपीएससी सीरियस एस्पिरेंट, आपको इसके बारे में सब पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एक्ट्स, पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट हैज, व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन टिल नाउ, और अभी क्या करना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भले ही 2 दिन भी लग जाएंगे ना इसको समझने में, कोई इशू नहीं है, बट उससे ये 1000 टाइम्स बेटर है कि हम रोज लाइब्रेरी आएंगे, पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, शाम को सब भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं, तो वो नहीं करना। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को सही से पढ़ेंगे एंड फिर मैगजीन को सारा पढ़ेंगे। तो आपके पास एग्जाम से पहले क्या होगा, आपके हाथ से लिखा हुआ बहुत ही शॉर्ट नोट्स रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर, एंड उसके साथ आपकी मैगजीन्स होंगी पूरे साल की, वो सब रिवाइज करना होगा आपको एग्जाम से पहले। और मैगजीन के कोई नोट्स नहीं हो सकते, यू कैन हैव द स्टिकी नोट्स एंड यू कैन हैव द अंडरलाइंस एंड हाईलाइट, वो सब मैगजीन में ही करो, उसके नोट्स बनाने की कभी जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर से आप नोट डाउन कर सकते हो, एंड दोनों चीज रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, दैट इज ऑल। ठीक है, थैंक यू। तो थैंक यू, इट इज अल्टीमेट थैंक यू। ओके, सो दैट्स ऑल। I hope you got the idea about the public administration. That is what the purpose of session, and other ideas also. Thank you. तो वैसे भी अगर if you feel at any point of time, क्योंकि being the public administration faculty and the student, I have all the idea, मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ to boast all those things, but आपको कोई भी confusion हो ना related to the services and anything, कि IAS ऑफिसर का काम कैसे होता है, IRS क्या करता है, क्या होता है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, I will help you for any kind of issues. ठीक है, whether you are taking or not taking, that's not an issue. Okay, thank you.